1 2 3। नमस्ते इंडिया। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निकिता धर फ्रॉम अल्केमिस्ट हॉस्पिटल। एक स्पेशल हमारे पास रिकॉर्डिंग है आज, क्योंकि मैम हमारे साथ हैं फॉर स्पेशली फॉर लेडी एपिलेप्सी पेशेंट्स। उनके पास इतने सवाल आगे थे मेरे पास, तो इनको मैम को स्पेशल हमने इनवाइट किया है। एंड आप देख रहे हैं सर्दी, कड़की सर्दी हो रही है। मैं पूरी एस्किमो बन के आई हूँ, तो प्लीज जितना जी भर के हंसना हंस लो, पर आज ये रिकॉर्डिंग करनी बहुत जरूरी थी। मैम प्लीज वेलकम टू आवर शो एंड प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Hi, thank you so much, Preeti, for inviting me for this session. Uh, and I work as a neurologist at Alchemist Hospital. एंड अगर मेरे बारे में थोड़ा बताऊं मैं तो जो मेरी स्टार्टिंग थी एमबीबीएस, दैट स्टार्टेड डाउन इन साउथ। मैंने कर्नाटका से अपनी एमबीबीएस करी। देन वे अप इन जम्मू एंड कश्मीर मैंने अपनी एमडी मेडिसिन करी। एंड देन आई वेंट एंड स्टडीड माय डीएम न्यूरोलॉजी फ्रॉम एम्स। सो ओवरऑल मैंने पूरा इंडिया कवर कर दिया अपनी पढ़ाई के साथ। तो अभी नाउ आई एम वर्किंग एट अल्केमिस्ट हॉस्पिटल विच इज इन पंचकुला। And thank you and namaste. Let's begin with the session. ओके, थैंक यू निकिता। मैम एक बहुत अहम सवाल मुझे यंग गर्ल्स मैसेज करती हैं कि पीरियड्स के दौरान उनके जो पीरियड्स होते हैं बहुत सीजर्स उनको ज्यादा आते हैं, तो ये उनको क्यों आते हैं? ये सबसे ज्यादा सवाल बहुत गर्ल्स मैसेज करती है, सीजर्स पीरियड्स के दौरान क्यों आते हैं? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ दैट? Yeah, it's a very important question and a very good question actually. देखो, एक लड़की की लाइफ में 3 P's are very important. So first P is the periods, second is the pregnancy, and third is the pause. Pause मतलब the menopause. Besides these 3, we also have another P which is Pati Dev. But ये 3 P's जो हैं, these are the P's where our hormonal fluctuations are very high. तो जो हमारे hormones हैं वो कभी कोई ऊपर जा रहा है, कभी कोई नीचे जा रहा है, तो there are fluctuations during this time. सो जैसे कि क्वेश्चन पूछा है किसी लिसनर ने कि पीरियड्स में क्या होता है, तो हमारे बेसिकली महिला में 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। एक होता है ईस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन्स जो होते हैं ये ही फ्लक्चुएट करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, जो हमारा ईस्ट्रोजन होता है वो हाई हो जाता है और जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है वो लो हो जाता है। अब ये दोनों हार्मोन्स को अगर छोटा सा एक सिंपल वे में याद रखना है, तो जो ईस्ट्रोजन होता है ना, वो हमारी सीजर को ट्रिगर करता है, जो मिर्गी होता है उसको बढ़ाता है। और अच्छा। प्रोन होता है वो मिर्गी को कम करता है। तो अब अगर अच्छा। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है और आपका ये ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो रहा है, तो डेफिनेटली ये सीजर को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए मेंस्ट्रुएशन के टाइम जो सीजर की फ्रीक्वेंसी होती है, मिर्गी की फ्रीक्वेंसी होती है, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। एंड इनफैक्ट अच्छा। अगर मैं एक आपको दूं, कुछ महिलाएं होती हैं जिनको नॉर्मली पूरे महीने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब उनको पीरियड्स होते हैं, जब उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, बस उसी दौरान उनको सीजर्स होते हैं। ये एक्चुअली इसको एक हम अलग मिर्गी के मतलब एक टाइप होता है, उसको हम कैटमेनियल एपिलेप्सी बोलते हैं। ये अलग एक पूरा एंटिटी ही अलग है कि उनको बस पीरियड्स के दौरान ही ये एपिलेप्सी होती है। तो इन पेशेंट्स में इनफैक्ट मेरी आज ही एक पेशेंट आई थी ओपीडी में, शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस कैटमेनियल एपिलेप्सी। तो पीरियड्स में जब ये होता है तो ये उनको एक ऑलरेडी बहुत साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है पीरियड्स में महिलाओं को, तो हार्मोनल जो फ्लक्चुएशन होते हैं ऑलरेडी हाई होते हैं। उसके ऊपर उसको ये नोटिस कर रही थी वो, शी इज अ 24-year-old गर्ल, सो शी वाज नोटिसिंग कि हमेशा मुझे पीरियड्स के टाइम ही क्यों फिट्स आते हैं, मतलब बाकी पूरा महीना शी इज ओके, बट पीरियड्स के टाइम में उसको फिट्स आते हैं। सो शी वाज गेटिंग इवेलुएटेड, मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखा रही थी, वो एमआरआई ईईजी सब कुछ हो रहा था उसका। बट फाइनली एक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जब उसकी हिस्ट्री ली डिटेल में तो पता लगा बस ये जो पीरियड्स के टाइम है बस तभी उसकी मिर्गी हो रही थी। So then we came to a final consensus that this is a catamenial epilepsy. तो उसका ट्रीटमेंट नॉट ओनली एक दौरे की मेडिसिन होती है, बट बिसाइड्स दैट वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ इवन दी हॉर्मोन्स। कुछ हमें हार्मोनल सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं और कुछ ऐसी दवाइयां भी देनी पड़ती है जो पर्टिकुलरली उसी मैकेनिज्म में काम आती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को जैसे जो भी ऐसी महिलाएं फील कर रही हैं कि उनको बस पीरियड्स के टाइम ही सीजर होते हैं, तो डेफिनेटली उनको एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना
तो चाहिए चाहिए मैम पूरा अपना जो एक हाँ, एक सवाल, इस दौरान फिर घर वालों को, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनके जो स्पाउसेस हैं, उनको उनकी तरफ कैसे सहानुभूति कुछ दिखानी चाहिए, मतलब कुछ उनका क्या सपोर्ट होना चाहिए? डेफिनेटली दे प्ले अ वेरी बिग रोल, क्योंकि एक महिला जो है उसके लिए एक पीरियड्स या प्रेगनेंसी या मेनोपॉज, ये तीनों पीस जो मैंने बताए, और इसके पहले ही मैंने आपको बता दिया था एक पति देव जैसे ही आफ्टर मैरिज को हमारा एक सपोर्ट होता है, बट इवन बिफोर मैरिज अगर ऐसे मतलब किसी भी फेज में ऐसा आपको लगता है कि हाँ ऑलरेडी एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बना रहता है, आपका और हार्मोनल उसके ऊपर इम्बैलेंस सीजर्स, होता है, हाँ। things होते हैं, मतलब बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है, तो अगर आपको कोई इसमें सपोर्ट दे, एक स्ट्रॉन्ग एक पिलर की तरह वहां खड़े अंडरस्टैंड करे आपको, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प देम टू रिकवर फास्टर। एक दवाई अपना काम करती है, बट एक सपोर्ट जरूरी होता है, वो सपोर्ट अगर हो तो वो पेशेंट की रिकवरी में और बेटर होता है। हाँ, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हम्म। मैम, एक सवाल, एक और मेरे को एक इम्पोर्टेंट सवाल मुझे आया था कि एक लेडी पूछ रही थी कि वो प्रेग्नेंट, अभी नई शादी हुई है, 2 साल हो गए, काफी 2-3 साल हो गए, काफी सालों से कंसीव करने की कोशिश कर रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, और उसको एपिलेप्सी है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो इससे कोई कनेक्शन है प्रेगनेंसी का से और एपिलेप्सी से? काफी सालों से कंसीव नहीं कर पा रही है, तो मेडिसिन, एपिलेप्सी के साइड इफेक्ट्स का कुछ मेडिसिन से कनेक्शन है उसका? प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है? पर से अगर मैं बोलूं तो अगर फर्टिलिटी मतलब कि महिला प्रेग्नेंट कंसीव कर सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है कि नहीं, बीइंग एन एपिलेप्टिक पेशेंट, अगर उसको ऑलरेडी मिर्गी चल रही है पहले से, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रॉम नॉर्मल महिला, जितना कंसेप्शन रेट या फर्टिलिटी रेट होता है उतना ही सेम एक उस महिला में है जो ऑलरेडी मिर्गी की मेडिसिन ले रही है, और मिर्गी से मतलब उनको मतलब एपिलेप्सी है ऑलरेडी, तो बहुत मामूली सा अंतर होगा। जैसे इफ आई गेट टू द डेटा, इट इज लाइक 47.1 विद द एपिलेप्टिक पेशेंट्स, एंड इट इज 67.4 लाइव बर्थ्स पर 1000 एपिलेप्टिक फीमेल्स। तो बहुत ज्यादा ओके। ग्रॉस डिफरेंस नहीं है, बट हाँ जो पेशेंट्स कुछ दवाइयां खाते हैं, जो सीजर की हमें मिर्गी की दवाइयां देनी पड़ती है, वो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स रखती हैं, कुछ पर्टिकुलर दवाइयां, ऐसा नहीं है कि सारी दवाइयां जो सीजर में होती हैं उससे आपकी फर्टिलिटी या कंसेप्शन पे फर्क पड़ता है, नहीं। दूसरी बड़ी बात है कि एपिलेप्सी वाली जो महिला है उसका साइकोलॉजिकल कैसा वेलबींग है। अगर वो ऑलरेडी बहुत डिप्रेस्ड है, चाहे वो दवाई खा रही है नहीं खा रही है, बहुत ज्यादा उसको मूड और साइड इफेक्ट्स हो रहे हाँ, हैं, तो वो एक वो वाली चीज भी हमें पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि कहीं वो साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है वो आपकी स्ट्रेस, हाँ। that stress is not letting you conceive, because हम्म। again there is hormone fluctuations because of your stress, राइट, राइट। so that to be taken into consideration. तो मैम, अगर बाय चांस कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाए, तो क्या ओ, उसकी प्रेगनेंसी जो, और अगर वो एपिलेप्टिक है, तो उसके हम्म। मेडिस उसने तो एपिलेप्सी की मेडिसिन खानी खानी है, मिस मिस तो कर नहीं सकते, तो क्या वो हम्म। एपिलेप्सी की मेडिसिन का साइड इफेक्ट जो बेबी है पेट में, फीटस है, उस पे होगा? क्या बच्चे पे असर होगा? क्या बच्चे पे कुछ असर, मतलब क्या बच्चा कुछ खराब हो सकता है? ऐसा कुछ चांसेस हैं जो महिला प्रेग्नेंट है उस पे कुछ साइड इफेक्ट होगा बच्चे पर? देखो अगर हम बात करें कि एपिलेप्सी की दवाइयाँ उसका क्या है, एक बहुत कॉमन मिथ है, और स्पेशली हमारे सेटअप में, इंडियन सेटअप में बहुत ही, अगर हम एक अर्बन पॉपुलेशन को छोड़ दे, जो बाकी हमारी पॉपुलेशन है, बहुत महिलाएं जानती ही नहीं है कि मतलब एपिलेप्सी की दवाइयाँ बहुत जरूरी है उनकी हेल्थ के लिए, उनकी हाँ, फीटस की हेल्थ के लिए भी, बिकॉज अगर वो सेफ रहेगी, अगर माँ सेफ है तो ही बच्चा हमारा सेफ है, ठीक है। तो क्या करती हैं बहुत महिला, उनको एक डर होता है कि नहीं प्रेगनेंसी में कोई दवाई नहीं खानी, जो दवाई अंदर जाएगी वो बच्चे को नुकसान कर देगी। हाँ, तो बहुत सारी हाँ। महिला जो मिर्गी की सारी दवाइयां वो उस टाइम पे छोड़ देती हैं, उनको एक साइकोलॉजिकल ओ, ये बताया गया होता है, तो उन्होंने या तो बताया गया होता है या सुना होता है, या कोई भी उनको एक ऐसे एजुकेट कर देती है कि नहीं कोई भी दवाई हानिकारक है, तो वो सारी दवाइयां बंद कर देती है, और ये जो वो करती हैं ये सबसे बड़ा हार्मफुल डिसीजन है, बिकॉज यू तो आर उनको नॉट ओनली
हाँ, उनको तो जो अंदर, फिर सीजर आता होगा हाँ, फिर। फिर सीजर आ जाएगा। आपने दवाइयां छोड़ दी जो आपकी चल रही थी, जो अच्छा कंट्रोल बना हुआ था आपका वो आपने तोड़ दिया, आपने वो अपनी मतलब कंप्लायंस मेंटेन नहीं करी और उसके कारण सीजर पड़ गया। ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हम सारी मदर्स को ये एजुकेट करते हैं कि आप जो आपकी दवाई है वो कंटिन्यू रखो। जनरली हम्म। देखो, अगर मैं एक उसमें अनुमान दूं आपको कि 50% ऑफ द प्रेगनेंसीज आर अनप्लान्ड, ठीक है। सो मेनी फीमेल दे गेट टू नो दे आर प्रेग्नेंट व्हेन दे आर ऑलरेडी 6 वीक्स प्रेग्नेंट और 7 वीक्स प्रेग्नेंट। उसके बाद उनको पता हम्म। लगता है कि हाँ हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो ऑलरेडी उनकी मेडिसिन हम्म। चल रही होती है। तो उनको जो मेडिसिन चल रही है वो कंटिन्यू रखे। बट अगर तो हम्म। आप एक प्लान्ड प्रेगनेंसी कर रहे हैं और आपको पता है आपको एपिलेप्सी है, तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट प्लस न्यूरोलॉजिस्ट दोनों से पहले कंसल्ट करें कि हाँ हाँ हम ऐसे हाँ। सोच रहे हैं, हम अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, व्हाट शुड बी दी एडवाइस, हम जो दवाई खा रहे हैं वो ठीक खा रहे हैं, वो ठीक डोज में खा रहे हैं, वो फीटस पे कुछ एक्ट करेगी, उससे कोई हार्मफुल साइड साइड इफेक्ट, इफेक्ट, हाँ। ये हम डिस्कस कर सकते हैं। आप फ्रीली आके हमसे कंसल्ट करो, हम आपको बताएंगे कि क्या ऑप्टिमम डोज है, क्या बच्चे के लिए सेफ है, क्या मदर के लिए सेफ है, और किस तरह से हमें वी शुड मूव अहेड विद द प्रेगनेंसी। तो दिस ऑल प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग इज वेरी गुड, अगर तो मदर को हम उस लेवल की एजुकेशन दे पाए कि हाँ आपको मिर्गी है, तो प्लीज आप जब भी प्लान करने का सोच रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से मिल ले, बोथ मतलब इट शुड बी डिस्कशन विद अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड अ हम्म। गायनोकोलॉजिस्ट, दोनों से डिस्कस करके एक प्लान करके हम वो जो दवाइयां ज्यादा सेफ हैं उन पे या तो आपको स्विच कर सकते हैं, या जो आपकी चेंज कर दवाइयां चल सकते रही हैं, है हाँ। हम्म। हम्म। अगर उस पे जो दवाइयां आपकी चल रही है उस पे अच्छा कंट्रोल है आपका, और हमें लग रहा है कि वो डोज हम उसको कुछ एडजस्ट करके आपकी भी सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं और बच्चे की भी सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं, सो वील गो अहेड विद दैट। राइट। हाँ, बट राइट। ये जो उसका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि आर फ्यू ड्रग्स harmful to the baby, yes there बेबी। are few drugs that are harmful to the baby। जैसे मैं एक उसके लिए बता देती हूँ, अगर आपने दवाई का नाम सुना हो, वैल्प्रोएट होती है। तो सोडियम वो वैल्प्रोएट, जो हाँ। दवाई, सोडियम वैल्प्रोएट, वो जनरली एज ए न्यूरोलॉजिस्ट हम सारे वी आर वेरी कॉशियस बिफोर गिविंग इट टू अ फीमेल हुज ऑफ अ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो 15 से हाँ। 45 ईयर्स की जो फीमेल हैं उनको हम थोड़ा कॉशियस होके देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनको मोस्ट लाइकली मतलब दे गो फॉर अ फैमिली प्लानिंग और बच्चा प्लान करेंगे, तो इन पेशेंट्स में हम जितना हद तक अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करते हैं। बट कुछ हम्म। उनमें भी कुछ मिर्गी के टाइप्स होते हैं जिनमें जैसे मायोक्लोनिक एपिलेप्सी या कुछ ऐसी मतलब मिर्गी होती हैं जिनमें हमें फिर अगर हम दे रहे हैं और माँ में अच्छा कंट्रोल ऑलरेडी आ गया है और वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस दवाई को हटा देंगे, हम उसका फिर डोज ऑप्टिमाइज करते हैं और टाइम टू ओके। टाइम उनकी मॉनिटरिंग करवाते हैं। जैसे स्कैन्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, कुछ फीटल वेलबींग के अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, जैसे हमें एक सात या मतलब 7वें हफ्ते पे जैसे कार्डियक उसकी कैसी चल रही है एक्टिविटी, वो देखने के लिए स्कैन करवाते हैं। आगे भी कुछ फीटल ऐसे स्कैन्स होते हैं जिसमें हम कोई अबनॉर्मलिटी आ रही है बच्चे में वो डिटेक्ट कर सकते हैं, तो वो टाइमली हमें फॉलो अप करवाना है गायनेकोलॉजिस्ट से भी और न्यूरोलॉजिस्ट से भी, सो दैट पूरी प्रेगनेंसी सेफली निकल पाए। मैम एक बात बताइए, एक ये भी मिथ होता है, मन में है मदर्स के, मतलब प्रेग्नेंट मदर्स के, उनकी फैमिलीज के, कि जिसको एपिलेप्सी मदर्स हैं, जैसे जिनको एपिलेप्टिक्स है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, अगर लेबर पेन्स होगा तो सीजर हो जाएगा, तो वो सिजेरियन ही कराना जरूरी है। मतलब क्या ये सच है? ये भी एक सवाल है, मेरे को पूछा गया था कि सिजेरियन जरूरी है, अगर वो लेबर पेन में जाएंगे इतने दर्द में तो उनको सीजर हो जाएगा, तो सिजेरियन जरूरी है, क्या ये सच है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, इट्स एक्चुअली अ मिथ, बिकॉज ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो भी एपिलेप्सी वाली मदर्स होती हैं उनको नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए ही प्रमोट किया जाता है, अगर वो अपनी अच्छा। गायनेकोलॉजिस्ट से भी मिले
या न्यूरोलॉजिस्ट से भी सलाह लें, तो हम यही बोलते हैं कि अगर तो आपका सीजर कंट्रोल अच्छा रहा प्रेगनेंसी में थ्रू आउट, बहुत ही अच्छा से आपका जो भी ड्रग दिया था उस पर मेंटेन रहा, तो डेफिनेटली एक माँ का नॉर्मल डिलीवरी, वजाइनल डिलीवरी हो सकती है। कोई हमें ऑपरेशन सिजेरियन सेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कुछ इंडिकेशंस होती हैं जिनमें, जैसे महिलाओं का अगर सीजर कंट्रोल पुअर रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान भी उनको फिट्स पड़ते गए, या ड्यूरिंग लेबर जब डिलीवरी कंडक्ट हो रही है और अचानक से उनको सीजर पड़ जाए, तो फिर हमें इमरजेंसी में। इमरजेंसी, बट हाँ। ऐसा कोई डिक्टम नहीं है कि अगर, हाँ, ऐसा कोई डिक्टम नहीं है कि अगर आप एपिलेप्टिक हो तो आपको भाई सिजेरियन ही करवाना है एंड यू डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ वजाइनल डिलीवरी। ऐसा नहीं है, ये गलत है। तब ये हमें एक एजुकेट करने की जरूरत है कि नहीं, ऐसा हाँ नहीं होता है। यू वेरी वेल गो फॉर अ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। हाँ, आई एम सो ग्लैड। देखो, आई होप दर्शकों सुन रहे हो, आप लोग सारे मिथ्स क्लियर कर रहे हैं हम। और भी हो तो हम मैम को फिर से बुला लेंगे अनदर सेशन। मेरे को बस क्वेश्चंस भेजते जाओ। मैम, एपिलेप्सी मेडिसिन मैं अभी आती हूँ मेनोपॉजल एज में, मैं हूँ मेनोपॉजल एज में, आई थिंक आई एम 51। तो हमारा यूजली, आई नो ये एक्सक्यूज नहीं है, पर यूजली वेट गेन होता है। तो मैंने, और ऊपर से एपिलेप्सी मेडिसिन भी होती हैं, हम लोग खाते रहते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट होता है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो डबल वेट गेन कैसे मैनेज करें? मतलब ये क्वेश्चन मेरी तरफ से, किसी से तरफ, मेरी मेरी एज ग्रुप की तरफ से है। सो इट इज यूजली वेल मेनोपॉजल एज ग्रुप है, और ऊपर से एपिलेप्सी मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट होता है, वेट गेन। वेल वेल यस, देर आर फ्यू एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन जिनसे वेट गेन होता है और काफी वेट गेन होता है। अगेन वैल्प्रोएट है, कार्बामेज़ेपिन है, ये कुछ मेडिसिन हैं जिनसे काफी वेट गेन होता है। बट अगर हम आजकल की जो न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक्स देखें, तो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनसे वेट गेन नहीं होता, मतलब वो काइंड ऑफ दे आर न्यूट्रल, दे डू नॉट कॉज मच ऑफ वेट गेन। बट बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर आप ऑलरेडी ऐसी मेडिसिन पे है जो वेट गेन करवा रही हैं, एंड देन यू आर एट अ स्टेज ऑफ योर पेरीमेनोपॉजल एज जहाँ पे फिर से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ रहा है, और फीमेल की एक नॉर्मल जो बॉडी फिजियोलॉजी उसमें चेंजेस आ रहे हैं, और तब आपको लग रहा है कि आप साइड से हो रहा है, आपकी दवाई की साइड से भी हो रहा है, आपकी नॉर्मल जो एक एजिंग प्रोसेस है और मेनोपॉजल स्टेज है उसके कारण भी हो रहा है, तो मेरा ये मानना है तब उस फीमेल को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। सीजर कंट्रोल डेफिनेटली दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, कि मुझे अपनी हेल्थ का देखना है, मुझे अपना सीजर कंट्रोल करना है, तो उसके लिए दवाई तो जरूरी है ही। तो दवाई तो है। जैसे लिखी है और उस पर कंट्रोल है तो वो तो कंटिन्यू करना है। अब दूसरा क्या होमवर्क करना है, कि खुद पे अपना होमवर्क करना है, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। यस, लाइफस्टाइल में क्या यस। ला सकते हो, जो ये डेली का बैठे रहना, अपना मोबाइल पे चैटिंग करना, टीवी देखना, टाइम पास करना, वो छोड़ के हाँ। थोड़ा एक्टिव हो, थोड़ा अपना एक्सरसाइज करो, डेली कोई फिजिकल एक्टिविटी को अपनी बढ़ाओ। दूसरी, हम्म। अपना न्यूट्रिशन, चेक योर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, आई वोंट से कि गो फॉर सम क्रैश डाइटिंग और सब छोड़ दो खाना और अपने कीटो डाइट, ये डाइट वो डाइट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू डोंट नीड टू गो फॉर ऑल दिस, बट अपना न्यूट्रिशन ऐसे मेंटेन करो जिससे आप अपनी कैलोरीज ट्रैक करो कि हाँ, मेरा इतना फिजिकल एक्टिविटी है तो मेरे को आज दिन में इतना खाना खाना है, और उस हिसाब से अपने आप वेट को खुद, ये आपके हाथ में है, यू कैन डू दिस ऑन योर ओन। इसके लिए आई कोई हैव डॉक्टर के पास जाने। आई हैव रिवर्स्ड माय डायबिटीज। मैंने डायबिटीज रिवर्स कर लिया, दैट आई डिड। हाँ, ऑल दीज हाँ, आर इट लाइफस्टाइल इज डिजीजेस पॉसिबल। ओनली, डिजीजेस ही बोलते हैं, बिकॉज बहुत आजकल अगर आप देखोगे यंग पॉपुलेशन में भी, आप कितना तो न्यूज में आ रहा है कि हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, डायबिटीज हो हाँ, रहा है, हाँ, हाँ। यंग यंग जो लोग हैं उनमें भी हो रहा है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। इतना ज्यादा लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल मैनेजमेंट, प्रोफेशन यस। है, यस। यू नीड टू बी एक्टिव, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। वो आपको अपना होमवर्क खुद करना है, अपने आप को कैसे हाँ। फिट रखना वो आपके हाथ में है। फॉर यस। you can do aerobics, you can do any exercise daily, एंड योर न्यूट्रिशन, वो कैसे आपको रखना है। बाकी आपकी स्लीप है, स्लीप शुड बी गुड, और स्पेशली जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स है उसमें डाइटिंग तो बिल्कुल मना है। यू शुड नॉट स्किप मील्स, क्योंकि आप मील स्किप करोगे, यू विल बी लो स्टेमिना, फिर
ना दवाई खानी, सब चीजें हौच पौच हो जाएगी. सो इट इज बेटर यू कंटिन्यू विद योर मेडिसिन और साथ ही साथ अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करो. मैम आपने मेरी एपिलेप्सी की बुक पढ़ी, आपको इसमें क्या अच्छा लगा, एंड व्हाट डिड यू लाइक इन इट, एंड व्हाट डिड यू लाइक इन इट, और आपको क्यों अच्छी लगी? इसमें कुछ चीज पढ़ी होगी आपने, थोड़ा सा प्लीज बताइए यस, हमको। आई हैव स्टार्टेड रीडिंग इट और मैं उन लोगों में से हूँ जो पेज 1 से स्टार्ट करते हैं. सो अभी आई एम नॉट स्किपिंग ऑन टू एनी चैप्टर्स डायरेक्टली. सो मेरे को ना स्टार्टिंग से अच्छा लगता है कि मतलब ऑथर ने कैसे किस धीरे ऑर्गेनाइज्ड वे धीरे। में धीरे हाँ। धीरे सब कुछ पेज टू पेज. So I like the way that you have acknowledged everyone in this book, including your father, your daughter, and your pet, and your माय household लैपटॉप, help. Even इवन माय लैपटॉप। laptop, TV has been acknowledged. And हाँ, definitely, as I'll go through the book आगे भी, but जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, so it's about true story, and it's been इट ऑब्वियसली एक कोई भी जो लिखता है तो पूरे अपने दिल से पूरा डाल के जो भी उनकी एक लाइफ में वो चीजें रही होती हैं, जो क्लोजेस्ट उनके मोमेंट्स रहे होते हैं, दे टेंड टू पेन इट डाउन, एंड दिस बिकम्स एन इंस्पिरेशन फॉर अदर पीपल जो शायद इतना खुल के ओपन अप नहीं कर पाते अपनी चीजें बहुत बारी. सो दे गेट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम यू कि हाँ यार, ये तो हमारी जिंदगी में भी है और हम इसको ऐसे डील कर. बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जो इसके मतलब थ्रू गुजर रहे हैं. सो दे गेट काइंड ऑफ सपोर्ट आल्सो एंड एन इंस्पिरेशन आल्सो. सो दैट्स रियली गुड इफ मतलब ऐसे लोग और निकल कर आए एंड दे आर ओपनिंग अप एंड दे ट्राइंग टू एक्सप्रेस एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प हाउ मच एवर वी कैन. मैम वी हैव 8 एपिलेप्सी वॉरियर्स जिन्होंने अपनी स्टोरी इस बुक में बताई है. सो आई होप पीपल विल पिक इट अप एंड दे गेट इंस्पायर्ड, एंड इस पॉडकास्ट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू और भी पेशेंट्स, एपिलेप्सी पेशेंट्स हमारे पास आए एंड ओपन अप द स्टोरीज. अब मैम हमारे पास बहुत टाइम कम है, आखिरी सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, आप जो Yes. प्रोफेशनल डॉक्टर अल्केमिस्ट में होती हैं, क्या आप वो घर जाके वही स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल बीवी बन जाती है, क्या वो सॉफ्ट रोमांटिक वाइफ बन जाती है? Yeah, See, all the ladies over here want to know. The nation wants to know. the nation wants to know. अच्छा, so the nation कि एक प्रोफेशनल लाइफ हमेशा अलग रखनी चाहिए और पर्सनल हमेशा अलग. मैं मतलब व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि जो वहां पे एक स्ट्रिक्ट टीचर कम डॉक्टर जो सारा, मैं वहां पे पेशेंट को अपने डांटती हूँ बिकॉज बहुत बारी वो सुनते नहीं हमारी बातें, तो उनको डांट भी हाँ, लगानी पड़ती है, समझाना पड़ता है, कभी कभी उनके साथ पूरा बच्चे की तरह जैसे उनको एक होमवर्क सिखाना पड़ता है कि ये करना है आपने, ये नहीं करना है आपने. तो वो हाँ. चीज प्रोफेशन हम वहां पे करते हैं. घर आके it is like you are at your own place and you tend to forget that and just enjoy your So movement. घर आके भी हस्बैंड को डांटते हो कि लाइक हम सब वाइफ्स डांटते हैं कि आप नहीं डांटते, और घर आके यू बिकम अ गुड वाइफ एंड यू लिसन टू हिज डांट कि नहीं? I feel I'm a good wife, but that I guess it's a question which शायद पार्टनर को पूछना चाहिए कि मतलब how am I'm self a price, but हाँ ठीक है, मतलब we tend to be nice. Actually professionally we get very tired, so जो जितना भी moment रहता है घर में, जितना भी time हमें आपस में मिलता है, so we tend to spend it nicely with each other. Thank you so much, Nikita, for your time. And thank you for wearing purple for our cause for epilepsy. And yes, purple, we both wore purple. And आगे आई Yes, थिंक आपने हमारे सारे क्वेश्चंस जो लोगों ने पूछे थे आपने आंसर किए. एंड आई एम श्योर, आई थिंक आफ्टर फ्यू मंथ्स और भी क्वेश्चंस आएंगे, एंड आई एम श्योर वी विल कॉल यू अगेन. एंड इट्स बीन सच अ आई थिंक मैं खुद ही इतने, मुझे सवाल इतने आंसर्स हमको मिले, इतने मिथ्स आपने क्लियर किए, and we are very very grateful you've come to talk to thank you, us, and we will call you again. I'm sure we'll thank call you. you again because there'll be loads of questions again. And Pleasure is always. have a have a relaxed evening and be the romantic Yes. wife again. Okay. Thank you, Nikita. Thank you so much. Thank you.